इन पेंटिंग्स को ज़रा देखिए, अजीब से जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ब्राइट लाइट्स और मिस्टीरियस क्रिएचर्स। ये पेंटिंग्स सालों पुराने दुनिया भर के उन लोगों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने एक मिस्टीरियस सा सब्सटेंस कंज्यूम किया था। पुराणों में हमें समुद्र मंथन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर देवों और असुरों ने लड़ाई की थी अमृत या फिर सोम को प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग का राजा कहलाने वाला इंद्र सोम के नदियाँ पी गया था वृत्रासुर को हराने के लिए, और हमारे ऋषि सोम पिया करते थे भगवान के करीब पहुँचने के लिए। लेकिन ये चीज़ सोम नहीं है, ये सिलोसाइबिन या फिर DMT के सिमिलर कुछ है। और सोम क्या है वो आज किसी को नहीं पता। एक ऐसा चीज़ जिसको असुरों के साथ देवता भी चाहते थे, और ऋग्वेद जिसको सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना गया है, उसके 10 मंडलों में से 9वां मंडल पूरा सोम को लेकर है। इन सब से हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हुआ करता था, जिसके बारे में आज हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आखिर ये सब्सटेंस हमारे दिमाग में कैसे इफेक्ट करता है, और भारत के ऋषियों ने कॉन्शियसनेस के किस हिस्से को एक्सेस करने के लिए सोम पिया करते थे, जानेंगे इस वीडियो में। कभी सोचा है कि ग्रंथों में जब अल्कोहल या फिर मदिरा जैसे चीज़ों को पीने से स्ट्रिक्टली मना किया गया है, फिर सोम जो कि एक और साइकेडेलिक सब्सटेंस है, इसको लेकर इतनी अच्छी बातें क्यों बताई जा रही है? ऋग्वेद जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, उसमें पूरा एक चैप्टर लिखा जा रहा है इसको लेकर। इंद्र अपने हर युद्ध से पहले इसको पी रहे हैं, और देवता और असुर इसको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दरअसल इसका जवाब इस बात पर छुपा है कि ये सब्सटेंस हमारे ब्रेन में कैसे इम्पैक्ट डालता है। सोम एक्चुअली में क्या सब्सटेंस है वो किसी को नहीं पता, लेकिन इससे होने वाले एक्सपीरियंसेस जैसे कि हायर कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना, डिवाइन एंटिटीज़ को देखना और फील करना, और यूनिवर्स के साथ मिल जाने जैसा फीलिंग होना, इनको सुनकर ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट और एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बाकी साइकेडेलिक्स जैसे कि सिलोसाइबिन और DMT जो कि ayahuasca के पौधे में होता है, उसके जैसा हो सकता है। और अल्कोहल और इनके इफ़ेक्ट्स एकदम ऑपोजिट है। अल्कोहल हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, हिपोकैम्पस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और DMN जैसे पार्ट्स में एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, और एमिगडाला और डोपामिन सिस्टम वाले एरियाज़ में एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिस वजह से अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान में अवेयरनेस कम हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता। और एमिगडाला जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाने के वजह से वो इंसान इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए अल्कोहल को हमारे ग्रंथों में तामसिक नेचर का कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ साइकेडेलिक्स जैसे कि DMT और सिलोसाइबिन हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, पाइनियल ग्लैंड और सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स में एक्टिविटी को एकदम से बढ़ा देता है, जिस वजह से इनको कंज्यूम करने वाला इंसान एकदम से हाइपर कॉन्शियस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही ईजीली समझने लगता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और विजन्स आते हैं, और कभी कभी बहुत पुराने मेमोरीज भी सडनली याद आने लगते हैं। और DMN और एमिगडाला में एक्टिविटी कम होने के वजह से इंसान कम इमोशनल और कम सेल्फ सेंटर्ड फील करता है। कैनबिस भी कुछ हद तक सिमिलर इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन में, जिस वजह से कई ग्रंथों में आपको इसका भी यूज़ देखने को मिलेगा हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए। लेकिन ये सब्सटेंस आखिर एग्जैक्टली क्या चेंजेस करते हैं हमारे ब्रेन में? क्योंकि जिन लोगों ने भी आज तक साइकेडेलिक्स का यूज़ किया है, उनके लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। उनके चीज़ों को देखने और समझने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। जब आपका दिमाग मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शंस से बाहर आकर अपने कॉन्शियसनेस पर फोकस करे, तब एक्चुअल सच्चाई दिखने लगती है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं। अभी के दिन में जो सब्सटेंस सोम से होने वाले एक्सपीरियंस के सबसे करीब है वो है DMT। और ये सब्सटेंस दरअसल हमारे दिमाग में नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारे बर्थ के समय, किसी मिस्टिकल एक्सपीरियंस के समय और मौत के समय। बट नॉर्मली हमारे बॉडी के एंजाइम्स DMT रिलीज़ होने के तुरंत बाद ही उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं।
और अगर डीएमटी बाहर से लेना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ayahuasca, जिसको 2 पौधे को मिलाकर बनाया जाता है, एक जिसमें डीएमटी होता है और दूसरा जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स को रोकता है डीएमटी को ब्रेक डाउन करने से, ताकि हम इसको ज़्यादा देर तक एक्सपीरियंस कर सकें। अब जैसे ही डीएमटी आपके शरीर के अंदर जाएगा, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जिसको शायद समझाना उतना आसान नहीं है। अलग अलग एंटिटीज़ के विजन्स आना, जियोमेट्रिक पैटर्न्स देखना, ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जिसका कोई भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन रिसर्च में ये देखा गया है कि डीएमटी के मॉलिक्यूल्स का एक एक्सट्रीम एफिनिटी है हमारे शरीर के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के लिए, स्पेशली 5-HT2A रिसेप्टर्स के लिए। और जब डीएमटी मॉलिक्यूल्स इनके साथ बाइंड हो जाता है तब हमारा ब्रेन डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से एक चेन ऑफ एक्सपीरियंस उस इंसान को फील होता है। लेकिन ये यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे डीएमटी आपके शरीर में फैलता है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स पे इम्पैक्ट नहीं डालता, ये हमारे न्यूरॉन्स के कम्युनिकेट करने के तरीके को भी बदल देता है और हमारे ब्रेन वेव्स में भी ह्यूज चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अल्फ़ा वेव्स, जिसको हम रिलैक्स स्टेट से एसोसिएट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और थीटा और गामा वेव्स, जिसको मेमोरी और अवेयरनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे ब्रेन अचानक से एक अलग भाषा में बात कर रहा हो, अनफेमिलियर रिस्पॉन्सेस बनाने लगता है। जैसे कि मान लो एक शहर के सारे रोड्स और बिल्डिंग्स अचानक से अपने आप को रीमैप कर रहा है। डीएमटी हमारे सुनने और समझने के तरीके को भी बदल देता है। ऐसे समझिए कि हमारे आँख और कानों में कुछ नेचुरल फिल्टर्स होते हैं जिसको डीएमटी कुछ समय के लिए हटा देता है, जिस वजह से आपको कई न्यू और अननेचुरल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जैसे कि साउंड को देख पाना या फिर कलर्स को सुनना, और भी ऐसी चीज़ें जो बोलकर कभी समझाया नहीं जा सकता। लेकिन डीएमटी का एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, और वो है ईगो डिसोल्यूशन। दरअसल डीएमटी का सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट है कि ये हमारे ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पर इम्पैक्ट डालता है। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हिस्सा जो हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर से अलग रखता है, जो हमें इस यूनिवर्स से खुद को अलग फील कराता है, जिसको हम सिंपल शब्द में ईगो कहते हैं। डॉक्टर रॉबिन कैरहट हैरिस, जो लास्ट 40 सालों में पहले ऐसे इंसान हैं जो साइकेडेलिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि साइकेडेलिक सब्सटेंस से होने वाले एक्सपीरियंसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमारे ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, बल्कि वो एक्सपीरियंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में एक्टिविटी को एकदम रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान एक नया एक्सपीरियंस अनलॉक करता है, जिसको कहते हैं ईगो डिसोल्यूशन। दरअसल आप इस दुनिया को जैसे देखते हैं वो असली रियलिटी नहीं है। हर इंसान अपने परसेप्शन के बेसिस पर अपना वर्जन ऑफ रियलिटी क्रिएट करता है। जैसे कि आप एक नाम को अपना मानते हैं जो आपको इस दुनिया में आने के बाद मिला है। आप कुछ चीज़ों को अपना मानते हैं और कोई उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाए तो आपको फील होता है कि वो इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि आपको शायद सड़क के किसी रैंडम कुत्ते या बिल्ली को परेशान करते हुए देख उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना आपको अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को अगर कोई परेशान करे तब आता, क्योंकि उसको आप अपना मानते हो। और यही ईगो है, और यही सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एकदम ही गायब हो जाता है डीएमटी एक्सपीरियंस के दौरान, जिस वजह से आप खुद को यूनिवर्स से मिला हुआ फील करते हैं, जैसे आप और यूनिवर्स के बाकी हर चीज़ें एक ही है। और अगर आप थोड़ा याद करो तो हमारे ऋषियों ने एनलाइटन होने के वक्त के एक्सपीरियंस को भी ऐसा ही बताया है कि ब्रह्म के साथ एक हो जाना, क्योंकि ईगो डिसोल्यूशन के बाद जो रहता है वो है सिर्फ रियलिटी। सोम का वर्णन कई ग्रंथों में है और इसको ग्रीक माइथोलॉजी के एम्ब्रोसिया से भी कंपेयर किया जाता है। और स्क्रिप्चर्स में देखें तो सोम सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि इसको एक डिवाइन गॉड की तरह पूजा जाता था। पुराणों में सोम के कई डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, कभी 3 पहिए वाले एक रथ पर सवार जिसे 10 सफ़ेद घोड़े खींच रहे हैं, या कभी एक बैल के रूप में। और सोम को रिचुअल्स के दौरान पिया जाता था भगवान के करीब पहुंचने के लिए। आज के दिन में किसी को भी ये नहीं पता कि सोम क्या था और किन पौधों से बनता था,
और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो पौधे अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसको बनाने का तरीका लिखा गया है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले रिचुअल शुरू होता था सोम बनाने वाले प्लांट्स को कलेक्ट करके, फिर उन्हें अच्छे से सिलेक्ट और चूज किया जाता था ताकि ड्रिंक एकदम परफेक्ट बने, और फिर उन पौधों को प्रेस करके उनका जूस निकाला जाता था और फिर उस जूस को फिल्टर कर लिया जाता था। ये तैयार होने के बाद यज्ञ शुरू होता था और सबसे पहले सोम को देवताओं को ऑफर किया जाता था और फिर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ये परोसा जाता था और ये इंश्योर किया जाता था कि जिस वजह से सोम लिया जा रहा है वो सक्सेसफुल हो, और इसको कभी भी रिक्रिएशनल या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाता था। डॉक्टर रिक स्ट्रेसमैन जो पहला यूएस गवर्नमेंट अप्रूव रिसर्च कंडक्ट किए थे सिलोसाइबिन और डीएमटी के ऊपर, उनका मानना है कि कुछ कंडीशंस में हमारा ब्रेन नेचुरली डीएमटी को रिलीज करता है। और 2019 में रैट्स पे कंडक्ट की गई एक स्टडी में उनके पाइनियल ग्लैंड में डीएमटी के ट्रेसेस मिले, और हमारे ब्रेन में भी पाइनियल ग्लैंड वो एरिया है जो डीएमटी रिलीज करता है। और शायद इसलिए सनातन धर्म में मेडिटेशन करते वक्त अपने पाइनियल ग्लैंड पे फोकस करने के लिए कहा जाता है ताकि हमारा पाइनियल ग्लैंड डीएमटी रिलीज करे। और क्योंकि डीएमटी हमें ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जो हम नॉर्मली देखने के केपेबल नहीं हैं, इसलिए शायद पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में प्राणायाम या फिर ब्रेथ वर्क को काफ़ी पावरफुल माना गया है मिस्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि अब साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जैसे हम सांस लेते हैं उसका असर डायरेक्टली पड़ता है हमारे ब्रेन में, और कुछ स्पेसिफिक वे में सांस लेने से हमारे ब्रेन के थीटा और गामा वेव्स बढ़ जाते हैं, सिमिलरली जैसे साइकेडेलिक्स लेने से होता है। जैसे कि विम होफ मेथड से सांस लेने से हमारे शरीर में एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिस वजह से सेंसेस और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और यूफोरिक फील होता है। होलोट्रॉपिक ब्रेथ वर्क, जिसे रैपिड ब्रीदिंग भी कहते हैं, उससे रैपिडली सांस लेने की वजह से हमारे ब्लड में CO2 कम हो जाता है और ब्लड का pH बढ़ जाता है, जिसके कारण डिजीनेस या फिर ऑल्टर्ड परसेप्शन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और भी कई ब्रीदिंग टेक्निक्स है जिससे आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा रियलिटी हमारे परसेप्शन से कितना अलग है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।